हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप बेटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, पहले तो ये याद करो आप, इस पॉइंट को रिमाइंड करो आप बेटा। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन फर्स्ट लॉ नो डाउट क्या बताता है, इट गिव्स एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ओके बेटा, नो डाउट बेटा, इट गिव्स एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बेटा between different types of energies, but क्या नहीं बताता फिर ये, but it cannot tell about or it does not give any idea about spontaneity or feasibility of a process, but it does not give any idea about spontaneity or we can say beta feasibility of a process। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, कोई आइडिया नहीं देता। मीन स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी मीन वेदर ए प्रोसेस टेक्स प्लेस और नॉट, मीन्स इट गिव्स नो आइडिया वेदर ए प्रोसेस टेक्स प्लेस और नॉट। भाई कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बेटा ये कोई आइडिया नहीं देता। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मीन इट डज नॉट गिव एनी आइडिया वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, और वेदर बेटा गैसेज का जो प्रेशर होता है, और वी कैन से गैसेज कैन डिफ्यूज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट दिस, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं देता ये लॉ, फर्स्ट लॉ बेटा। एंड ड्यू टू दिस इट बिकम्स इट्स लिमिटेशन, यही इसकी क्या बन गई बेटा, लिमिटेशन भी बन गई है यहाँ पर। ओके नाउ, तो इसके बाद फिर सेकंड लॉ आता है। भाई सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है बेटा कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस एनी naturally occurring process or we can say spontaneous process cannot be reversed। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बैकवर्ड एक्शन में नहीं लेके जा सकते अंडर सिमिलर कंडीशंस, ये बताता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर बैकवर्ड एक्शन में नहीं लेकर जा सकते बेटा अंडर सिमिलर कंडीशन, मीन इसका मीनिंग क्या है, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है या फिर नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, दिस मीन दैट दिस इज इरिवर्सिबल। कैसा प्रोसेस हो गया ये, इरिवर्सिबल। जिस प्रोसेस को बैकवर्ड एक्शन में लेकर नहीं जा सकते अंडर सिमिलर कंडीशन, वो प्रोसेस कौन सा होता है, इरिवर्सिबल। तो सिंपल सा पॉइंट है, क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेटा, कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, और वी कैन से बेटा क्या हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन से होते हैं, नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बेटा, और वी कैन से नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर thermodynamically irreversible बेटा इरिवर्सिबल। मीन हम उनको सिमिलर कंडीशन के अंडर बैकवर्ड एक्शन में नहीं लेके जा सकते बेटा, इसका मीनिंग क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गए बेटा। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं भाई क्या,
कि वाटर कैन नॉट मूव अप ए हिल विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी और विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिक मोटर बेटा। विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हम वाटर को पहाड़ी के ऊपर नहीं लेके जा सकते। वी कैन नॉट हीट कोल्ड टी विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल हीटर, यस और नो। मीन हम गर्म तो कर सकते हैं चाय को, दोबारा से ठंडी हो गई आप गर्म कर सकते हो उसको, बट उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत तो होती है, यस और नो। मीन बट सिमिलर कंडीशन के अंदर वापस तो नहीं लेके जा सकते ना उसको, कंडीशन तो चेंज करनी पड़ेगी तभी तो रिवर्स होगा। इसलिए हम बोल रहे थे बेटा कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। ओके, सो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई इस लॉ के बेटा। नाउ सेकंड डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दिस इज सेकंड डेफिनेशन बेटा। ओके, सेकंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी इसकी। नाउ सेकंड डेफिनेशन बेटा, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी external agency a spontaneous process cannot be reversed। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था अभी बेटा कि वाटर कैन नॉट मूव अप ए हिल विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है ना, मीन कोई भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है जब तक एक्सटर्नल एजेंसी से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसके ऊपर तब तक वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। इसलिए विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता बेटा। ओके, तो ये कौन सी डेफिनेशन हो गई इसकी बेटा? सेकेंड डेफिनेशन हो गई। नाउ थर्ड डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। ठीक है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट मीन हीट को कंप्लीटली हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल बेटा। हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट्स और सम इफेक्ट एल्सवेयर। मीन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट बच ही जाएगा। 100% कन्वर्जन तो पॉसिबल नहीं है हीट का वर्क में बेटा। सो दिस इज थर्ड डेफिनेशन बेटा, दिस इज थर्ड डेफिनेशन। हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हीट जो आप सप्लाई करते हो क्या वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाती है? नो, सम पार्ट ऑफ दैट इज वेस्टेड, सम पार्ट ऑफ दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट सम अनदर प्रोसेस बेटा। मीन उसका कुछ पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट होता है। इसलिए बोला गया बेटा कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। ओके, नाउ फोर्थ डेफिनेशन बेटा, फोर्थ डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसी लॉ की ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, सारे के सारे जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है बेटा उनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है आर अकम्पनीड बाय ए नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। ऑल स्पॉन्टेनियस processes are accompanied by a net increase in entropy beta, net increase in entropy। ओके, सो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अल्टीमेटली जब वो कंप्लीट होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर बेटा। ओके, एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस सेकंड लॉ बेटा, जो फिफ्थ डेफिनेशन है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सारे के सारे, इसका मीनिंग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होती जा रही है? इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, है ना। तो फिफ्थ डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? द एंट्रोपी
the entropy of universe, the entropy of universe is increasing continuously, is increasing continuously। बेटा continuously increase होती जा रही है entropy of universe, तो it becomes बेटा फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 5 डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंबाइंड डेफिनेशन यहीं पर आप डिस्कस कर देते हैं बेटा। कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लो जी, फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कंबाइंड डेफिनेशन क्या होगी। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है बेटा, एंट्रोपी रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही है यूनिवर्स की, है ना। तो इसका मीनिंग क्या बोल सकते हैं हम कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड लीड्स टू ए मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। The energy of universe is constant। ये तो constant रहेगी इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, बट its entropy is increasing, जो लगातार बढ़ती जा रही है बेटा, increasing continuously, बट इसकी एंट्रोपी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है एंड टेंड्स टू ए मैक्सिमम, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी बेटा। टेंडेंसी रहेगी इसकी कि एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। ओके, एंड टेंड्स टू ए मैक्सिमम। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। थैंक्स अ लॉट।